आज हम शुरू करते हैं भैया, कंडीशनल ट्रांसफर की बात करते हैं। ट्रांसफर यानी कि जिसके साथ कोई कंडीशन जोड़ी हुई है। अब अगर कंडीशन आप देखते हैं तो कंडीशन तीन तरीके की होती है। कंडीशन प्रीसीडेंट, कंडीशन सब्सीक्वेंट एंड कंडीशन कोलेटरल। अब 25 आपका कहता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन आप नहीं लगा सकते, या ट्रांसफर पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी जो इम्पॉसिबल है, लॉ उसे मना करता है, या इस नेचर की है कि अगर उसे परमिट कर दिया गया तो वो लॉ के जो प्रोविजन है उन्हें डिफीट करेगी, फ्रॉडुलेंट है, या किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाती है, या कोर्ट को लगता है ये इमोरल है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप इसे ले जाकर के सारी कंडीशन वही दी हुई है जो आपके सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। Contract shall be unlawful. Contract consideration or object of a contract shall be unlawful if it is forbidden by law, is of a such a nature permitted would defeat the provision of law, fraudulent and involve and implies injury to a person or property of another, and the court regards it is as immoral or opposed to public policy. सेम चीज आपकी भैया 25 में, तो 25 में भी कह दिया कि ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं लगाएंगे आप जो सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू में जिसको अनलॉफुल बताया गया हो। आप इसके एग्जांपल से देख लीजिएगा। एनएपी को एक इस शर्त के साथ एक फार्म हाउस ट्रांसफर करता है कि भैया आप 100 माइल चलेंगे एक घंटे में, 100 मील। इम्पॉसिबल एक्ट है, लीज इज वॉइड। मुझे कोई बताएगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में जाके वॉइड होगा? क्यों भैया, कोई बताएगा मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में जाके ये वॉइड होगा? सर 56 के फर्स्ट पैराग्राफ में। हाँ, 56 के पहले पैरा में दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, यानी कि किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो उस स्थिति में वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो अंजलि ने भी बिल्कुल ठीक बताया। दूसरा एग्जांपल आप देखते हैं, ए गिव्स ₹500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर सी, और एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सी वाज डेड, द ट्रांसफर इज वॉइड। ये मुझे बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में जाके वॉइड होगा? सर 56 के पैरा 2। ये तो गलत है। अंजलि बेटा आप बताओगे? खुश? सर नहीं मालूम। तो इसका मतलब पढ़ते तो हो नहीं, है तो पक्की बात है भाई। मिस्टेक रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसी भैया यही सेम एग्जांपल था वहां पे घोड़े वाला, और जिस समय घोड़ा बेचा जा रहा था वो घोड़ा डेड था। ये बात ना तो सेलर को पता थी और ना ही परचेजर को पता थी। खैर कोई बात नहीं। A transfer ₹500 to be on a condition that she shall murder C. The transfer is void. ये कहाँ जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा? ये तो सेक्शन 23 में ही चला जाएगा। A transfer ₹500 to his nicee C. If she will desert her husband, the transfer is void against public policy है। और इसके साथ एक केस भी है, देख लीजिएगा, विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन का केस है, इसमें क्या कह दिया, वेयर वन पार्टी वाज रिक्वायर्ड टू डेजर्ट हर हस्बैंड फॉर द ट्रांसफर टू गो थ्रू, दिस वाज हेल्ड बाय द कोर्ट इज इनवैलिड एज इट वाज अगेंस्ट
पब्लिक पॉलिसी। अब देखो कंडीशन की हम बात कर रहे थे भैया, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट एंड कंडीशन कोलेटरल। तो कंडीशन प्रेसिडेंट जो सबसे पहले आपकी आती है सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 बताता है कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में कि फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कोई ट्रांसफर किसी कंडीशन प्रेसिडेंट के साथ किया गया है, कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो पूर्ववर्ती कंडीशन से पहले पूरा किया जाना है, तो पहले कंडीशन फुलफिल होगी तब वो जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर होगा। अब इसके लिए आप 26 देखते हैं। 26 कहता है वेयर द टर्म्स ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंपोज ए कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर ए पर्सन कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यानी कि जहां संपत्ति के अंतरण के समय पर कोई शर्त ऐसी लगाई गई है जिस शर्त को उस संपत्ति के अंतरण पे हित को क्रिएट होने से पहले पूरा करना है। द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन फुलफिल्ड, यानी कि उसे पूरा मान लिया जाएगा जब उसे सब्सटेंशियली भी पूरा कर लिया गया हो। अब इसके लिए पहला एग्जांपल सीधा सीधा सा है भैया, ए ने पी को कहा कि भैया आपको 5,000 रुपए दूंगा अगर आप जो शादी करेंगे सी डी और ई की कंसेंट से बी से शादी करेंगे। उस क्या नाम है, सी डी और ई की कंसेंट से करेंगे। और बी क्या है, शादी करता है, बी मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी and B is deemed to have fulfilled the condition, क्योंकि E मर चुका है उसमें और C और D की कंडीशन के साथ उसने शादी कर ली है, तो वो ये माना जाएगा सब्सटेंशियली उसने पूरा कर लिया है। सब्सटेंशियली से मतलब ये होता है कि जो उसकी शर्त है, शर्त यानी कि ये थी कि प्रेसिडेंट थी, पहले पूरा करना है। अब इसमें दूसरे वाले में क्या करता है वो भाई साहब पहले शादी कर लेते हैं और बाद में सी डी और ई की जो कंसेंट है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसने जो कंसेंट है उसको फुलफिल नहीं किया है कंडीशन को। ए ट्रांसफर ₹500 टू बी ऑन ए कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई, बी मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई but obtains their consent after the marriage, B has not fulfilled the condition। यानी कि अगर आपने सब्सटेंशियली से मतलब सारते में उसको पूरा करना है, उसको पूरे तरीके से, अगर प्रेसिडेंट है तो पहले ही पूरा करके चलेंगे भैया। डाउडसन वर्सेस ओलिवर मैसी का केस है, इसे आप ये एज इट इज जो फैक्ट इसमें इसके दिए हुए ना आपके इलस्ट्रेशन ए में, सेम जो फैक्ट्स हैं वो इसमें भी दिए हुए हैं। अब दूसरा आपका आता है थी कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। कोई बताएगा अगर किसी ने पढ़ा हो तो किस सेक्शन में दिया हुआ है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने बताया कि बेटा सब 26 में तो देख रहे हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, हाँ जी। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है किस सेक्शन में दी हुई है? 29 में सर। शाबाश। आप ये देख लीजिए। अच्छा ये बताइए भैया, इसमें सेक्शन 26 में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। कौन बताएगा? जो सेक्शन 26 है इसमें आपका एक बेटा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, साइप्रस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? देखना फिर बाद में बात करेंगे इस पे। सेक्शन 27 पे आप आ जाइए। सेक्शन 27 आपकी बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन यह कहता है कि प्रॉपर्टी जो है एक जगह रुक नहीं रही है, अगर किसी वजह से वो रुक गई है तो उसे एक्सीलरेट करके दूसरी जगह पहुंचा दी जाए, मतलब उसे रोका ना जाए ट्रांसफर को। कंडीशन ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ए ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। यानी कि अगर पहला वाला फेल हो जाता है तो उसे जो है किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए, दूसरे व्यक्ति को सीधा सा। अब ये दैट इज मींस प्रॉपर्टी जो एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट इन द सेंस तेजी से आगे जा रही है, रुक नहीं रही है कहीं भी। अब ये देखो 27 जो कहता है वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड, यानी कि जहां संपत्ति के अंतरण पर कोई हित सृजित किया गया है किसी व्यक्ति के फेवर में,
और उसी सेम ट्रांजैक्शन से उन्होंने क्या कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन की जब आप बात करते हो यानी कि वैकल्पिक उसका डिस्पोज ऑफ करना है ऑफ द सेम इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट को जिसको ट्रांसफर किया गया है इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। मतलब ये कि या तो जब पता लगा अगर कल बारिश होती है तो मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ कल 5,000 रुपए लेने नहीं आते हैं तो जो भी आ जाएगा उसे दे दूंगा या जो मुझे पहले दिखाई दे जाएगा। दैट इज कॉल्ड अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर शैल फेल, अगर पहला वाला किया गया पहले व्यक्ति के फेवर में वो ट्रांसफर किया गया वो फेल होता है, तब दूसरे व्यक्ति को अल्टीरियरली जाएगा। द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ द prior disposition although the failure may have occurred in the manner contemplated by the transfer। इसका मुझे कोई एग्जांपल देके बताएगा? प्रिया। सर इसमें ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ये कंडीशन लगा के कि अगर मेरी डेथ से पहले अगर आपकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो सर यहाँ पे मेरी डेथ से पहले अगर बी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे बी का इंटरेस्ट फेल हो जाएगा ठीक है। उसकी डेथ से पहले। कुछ बेटा कोई और एग्जांपल भी बताओगे? सर ये जैसे इलस्ट्रेशन बी वाला एग्जाम्पल है सर, ये सर ये अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है इस कंडीशन पे कि अगर उसकी डेथ हो गई उस ए के लाइफ टाइम में तो ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को सी को चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है भैया। अब देखो मेन चीज क्या है, यहाँ पर हम दे रहे हैं कि although the failure may have not occurred in the manner contemplated by the transfer। अगर जो फेलियर है, फेलियर के लिए कोई मैनर डिसाइड नहीं किया हुआ है, तब उस स्थिति में किसी भी तरीके से वो फेल हो जाए, जो क्या नाम है पहला इंटरेस्ट वो इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैनर डिसाइड किया हुआ है, पार्टीज की कोई इंटेंशन है कि इसी पर्टिकुलर वे में वो जो पहला इंटरेस्ट है वो फेल होना चाहिए, कि अगर भैया पहले वाले व्यक्ति जिसके फेवर में वो ट्रांसफर किया गया है अगर वो नेचुरल डेथ से मरेगा तभी दूसरे को जाएगी, और वो अननेचुरल डेथ यानी कि किसी व्यक्ति ने मार दिया है तो उस स्थिति में जो ट्रांसफर है वो फेल हो जाएगा, पहला वाला भी और दूसरा भी फेल हो जाएगा। बट वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन इज दैट, जहां पार्टीज की जो इंटेंशन है वो इस नेचर की है, इस तरीके की है जो बताया हुआ है, दैट द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट। जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन की हम बात करते हैं, जो वैकल्पिक डिस्पोजिशन जिसे आपको बदले में दिया जा रहा है, ओनली इन द इवेंट ऑफ ए प्रायर डिस्पोजिशन फेलिंग इन ए particular specific manner, the ulterior disposition shall not take effect unless and until the prior disposition fails in a particular or specific manner which has been prescribed by the parties। यानी कि जो पार्टीज के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उसी मैनर में फेल होना चाहिए प्रायर डिस्पोजिशन। इन केस अगर वो उस मैनर में नहीं होता है तो फिर उस स्थिति में जो आपका अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके आप दोनों इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। ए ट्रांसफर रुपीज 500 टू बी ऑन ए कंडीशन दैट he shall execute a certain lease within 3 months after his death, and if she do neglect to do so, सी अगर भैया ए ने कहा कि मैं भैया आपको 500 रुपए दूंगा, आप 3 महीने के अंदर एक जो ना लीज डीड एग्जीक्यूट करा लीजिए, और अगर आप नहीं कराते तो भैया कुछ को चली जाएगी। ये कहते हैं कि अगर आप नेग्लेक्ट या लापरवाही बरतते हैं, इफ यू शुड नेग्लेक्ट टू डू सो टू सी बी डाइज इन ए लाइफ टाइम। अब जो बी है क्या एक ही जीवन काल में ही मर जाता है, तो उस स्थिति में जो डिस्पोजिशन है जो कुछ के फेवर में कर रहे थे वो प्रभावी हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या, यहाँ पर भैया आपका कोई मैनर कंटेम्पलेटेड नहीं है। नेग्लेक्ट करने के लिए या तो भैया जानबूझकर लापरवाही करता तो भी हो सकता है, और बी अगर रहा ही नहीं तो उस स्थिति में भी क्या है जो डिस्पोजिशन है वो प्रभावी होगा, इफेक्टिव हो जाएगा।
अब जब दूसरा आप एग्जांपल देखते हैं, एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को देता है प्रॉपर्टी, केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, उसे उसी के जीवन काल में मर जाना चाहिए। ट्रांसफर टू बी that which he had transferred to her, A and his wife perished together। अब ये मैनर कंटेम्पलेशन की जब हम बात कर रहे थे, जो एक्सेप्शन में है, अगर वो उसके जीवन काल में नमस्ते कर जाती है तो उस स्थिति में तो भी हो जाएगी, लेकिन वो भैया दोनों के दोनों एक साथ नमस्ते कर गए और ऐसी परिस्थितियों में नमस्ते कर गए, ये तय कर पाना मुश्किल था कि किसने पहले नमस्ते की है। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइड बिफोर हिम, उससे पहले मरी थी, द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ बी डज नॉट टेक इफेक्ट। तो उस स्थिति में जो ulterior disposition shall not take effect unless and until the intention of parties has been fulfilled। यानी कि इंटेंशन क्या थी, इस पर्टिकुलर मैनेज में ही वो जो प्रायर इंटरेस्ट है वो फेल होना चाहिए था। इसमें भैया आप ये देख लीजिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो यानी कि पार्ट जो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसफर आपने किया है वो एक जगह रोक करके ना आगे आपने पास कर दिया है। The doctrine of acceleration come into the picture here. It is based on a principle that one property should be passed on to some other person if the first condition fail, as if the property was never vested in him। इसी तरीके से जैसे उसे वो दी ही नहीं गई थी। अजूदिया वर्सेस ट्रकमन कौर का भी केस आप ये देख लीजिएगा, वेयर द प्रॉपर्टी व्हेन रजिस्टर्ड इन द मैनर ऑफ द मदर बिकॉज ऑफ द लोकल एक्ट एंड शी कुड नॉट हैव रिसीव्ड द गिफ्ट, द प्रॉपर्टी वाज एक्सेलरेटेड टू द चिल्ड्रन एज ए गिफ्ट। अच्छा, तो दूसरा एक्सेप्शन की आप बात कर रहे थे, ये जो सेकंड एक्सेप्शन है उसमें आप जो है ये आपका जो है गिफ्ट वाले मामले में वो अप्लाई नहीं होगा। 28 देख लीजिए, 27 में हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन, 28 बात करता है आपकी कंडीशन लिमिटेशन। कंडीशन लिमिटेशन यानी कि जो शर्तें लगाई गई हैं उनकी सीमाएं तय कर दी गई हैं। अब ये क्या कहता है, ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन मे बी क्रिएटेड टू एक्रियू, यानी कि कोई ऐसा हित सृजित किया जाता है जिसको उत्पन्न कब होना है, any person with the condition superadded, superadded यानी कि लगा दी गई है पहले, that in case a specified uncertain event shall happen। अगर भैया ऐसी कोई पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट होती है तो इंटरेस्ट सेल पास टू अनदर पर्सन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात करते हैं यहाँ भी हम, और किसी कंडीशन के साथ, और that in case of uncertain specified uncertain event shall not happen, such interest shall pass to another person। देखो सीधा सा है कि मैं तो कहा कि भैया अगर कल बारिश आएगी तो मैं कुछ को 5,000 रुपए दूंगा, और अगर कल बारिश नहीं आती है तब मैं प्रिया को 5,000 रुपए दूंगा। क्लियर है, event shall not happen, such interest shall pass to another person in case of the dispositions are subject to the। अब ये लेकिन जो dispositions की हम बात कर रहे हैं ना भैया, इनमें ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, the rule subject to the rule contained in section 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 and 27। ये सारे जो रूल है, जो कंडीशन, जो प्रिंसिपल्स इनमें दिए हुए हैं, इन सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही सेक्शन 28 के परव्यू में जाकर के आप कोई कंडीशनल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मुझे कोई एग्जांपल देके बताएगा भैया अल्टीरियर डिस्पोजिशन का? कोई नहीं बताएगा? कैसे काम चलेगा? खुश? सर मुझे एग्जाम्पल नहीं आ रहा कुछ समझ। कैसे काम चलेगा? अंजलि
जी सर। बेटा आप बताओगे कोई एग्जांपल इसका? सर जैसे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है एंड हमने एक अनसर्टेन इवेंट डिसाइड कर लिया है, जैसे कि अगर बारिश हुई तो ये ये प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी, एंड अगर बार ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सी को चली जाएगी। तो सर तो चलो वो देखो, हम कोई बात नहीं, देखो इसको इसको बेटा इस तरीके से देखते हैं भैया, जो भी आप बताओगे भैया कोई एग्जांपल इसके लिए। सर कोई बात नहीं, देखो सेक्शन 21 आपने पढ़ा था। सेक्शन 21 बात करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की। तो जब कंटिंजेंसी आपने जो ना किसी एक बी के फेवर में कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, अब जब कंटिंजेंट इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया बी के फेवर में, अगर इन केस अगर बी की डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में ये कंटिंजेंट करके पता लगा प्रॉपर्टी ए हैज ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी on attaining his age of majority और completion of minority, या कंटिंजेंसी है कि जैसे वो मेजर होगा प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी किसको, बी को, लेकिन वो भाई साहब क्या है मेजर होने से पहले मर जाते हैं, तब उस स्थिति में अल्टीरियरली वो चली जाएगी सी को, पास हो जाती है। अब यहां पर जो मेन चीज आपने देखी जाती है, तो जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो बी के मरने पर सी को जा रही है। क्लियर है? अगर बी के मरने पर बी अगर मेजर नहीं होता है, मेजर नहीं होगा तभी तो उसको बी डाइज, इफ बी डाइज द प्रॉपर्टी शैल पास टू सी, प्रॉपर्टी सी को पास हो गई। अब यहां पर जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि कंडीशन लिमिटेशन वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या है। यहाँ पर जो ये इवेंट है ना बी के मरने वाली, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ डिफिजेंस। डिफिजेंस मींस द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग नल एंड वॉइड। यहाँ पर ये जो एक्ट है, ये जो इवेंट है, ये इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जो पूरी ही शर्त को नल एंड वॉइड बता दे। मैंने बताया ना कि जो उसकी डेथ अगर नेचुरल है तो ही जा रही है, और इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ यानी कि अगर सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू में आती है, या आपके 25 की कंडीशन जो है उनमें से किसी एक के द्वारा हिट होती है, तो उस स्थिति में ये जो बाद वाला अल्टीरियर डिस्पोजिशन है ना, ये भी फेल हो जाएगा कि पता लगा सी ने भी भाई साहब को नमस्ते कर दिया। नहीं आई बात समझ में आपके? क्यों कुछ? सर एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ भैया। किस किस को क्लियर नहीं है बेटा बताओ, एक बार हाथ उठा दीजिएगा जरा, किस किस को समझ में नहीं आया है। सर रुक, हाँ बेटा एक सेकंड रुक जाओ बस। ये अरे बाप रे, 4 लोगों को समझ में नहीं आया है, कुछ को समझ में नहीं आया है। प्राची बेटा आपको आया है, एक बार बताओगे क्या कहना चाह रहा है ये? नहीं सर, मेरे को नहीं आया समझ। अच्छा कोई बात नहीं। प्रिया आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो मैं कुछ नहीं कंडी कहना चाह रहा है बेटा, जो मैं तो समझता हूँ वो कहना चाह रहा हूँ। कहना ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ कहना चाह रहा है, इसको हाँ हमें जी, समझना है। हाँ मतलब वो जो कंडीशन लिमिटेशन की बात हो रही है वो वैलिड होनी चाहिए। हाँ, वैलिड कंडीशन ही तो लोगी ना। जो डॉक्ट्राइन ऑफ डेफिसेंस है, DEFEASANCE, डेफिसेंस का मतलब क्या है, कंडीशन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग नल एंड वॉइड। अब देखो इसको अंजलि बताएगी, अंजलि बता दो ना बेटा, क्या समझ में आया? 28 पूरा बताना है बेटा। जी सर, इसमें ये दिया है कि जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी तो उसका जो इंटरेस्ट है जो उसमें एक इंसान में मतलब उत्पन्न होने वाला है, वो जो है वो एक हमने उसमें कंडीशन अटैच कर दी है, एंड वो जो कंडीशन है वो कंटिंजेंट है, हमें नहीं पता कि वो होगी या नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। तो अब
अब अगर वैसा हो गया तो वो जो हम्म। प्रॉपर्टी है उसका उसमें ए का इंटरेस्ट बन जाएगा, ए को ट्रांसफर हो जाएगी। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बी को ट्रांसफर हो जाएगी। एंड इसमें जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है उसका कोई रोल प्ले नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो जो इवेंट है उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अब ये जो बेटा डेफिशिएंसी वाली बात कर रहे थे हम, इसका इसका भी तो बता दो एक बार ये इसके साथ, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ये मैं करना बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेक्शन 21 की जो कंटिजेंसी थी, देखो भैया ये आप फिर क्लियर लैंग्वेज से ही समझ लीजिए कि जहां संपत्ति कोई ट्रांसफर की गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और उसको यानी कि जो इंटरेस्ट एक्री होना, एक्री यानी कि उत्पन्न हो रहा है किसी कंडीशन के साथ यानी कि शर्त लगाई हुई है। शर्त ये लगाई हुई है कि जैसे हम कंटिजेंसी में देखते हैं, ए ने प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर की बी को, कि जब वो मेजर हो जाएगा उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। इन ए कंडीशन सुपरएडेड दैट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन, यानी कि मेजर होगा उसे मिल जाएगी। सच इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन, यानी कि अब वो जो इंटरेस्ट बी को जा रहा था वो इंटरेस्ट जो किसी अन्य व्यक्ति को चला जाएगा, किस स्थिति में, दैट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, वो व्यक्ति भी मेजर हुआ ही नहीं, उससे पहले मर गया, इवेंट शैल नॉट हैपन, सच इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन। अब इनमें से प्रत्येक स्थिति की जब हम बात करते हैं, इन ईच केस द डिस्पोजिशंस आर सब्जेक्ट टू द रूल कंटेन इन सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 27, यानी कि इसकी जो शर्तें हैं, यानी कि जो कंडीशन की हम बात कर रहे थे, जो कंडीशन लगाई गई थी जब सुपर एडिट की गई है, वो शर्त ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो इनमें से किसी भी नियम को खंडन करती हो, किसी नियम की विरोधाभासी हो। दूसरी बात हम जब कर रहे थे, जब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो जो एक्ट है, कोई एक्ट उसके द्वारा ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो उस कंडीशन को नल एंड वॉइड बना देता है। डेफिशिएंसी द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग नल एंड वॉइड। आप पता लगा बी की किसी व्यक्ति ने मृत्यु हुई कर दी मेजर होने से पहले, तो क्या करेंगे आप? अधिकतर ये होता है बेटा, जब पहले पूरा, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि एक व्यक्ति भैया अपनी सारी जायदाद की विल करके मर गया। विल करती उन्होंने, बच्चा छोटा ही था, कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उनका जो सबसे बड़ा बेटा है जो कि अभी माइनर है, 6 साल का ही है, उसको उसके नाम पर ट्रांसफर लिख करके चले गए। और साथ में ये भी लिख दिया कि जब तक वो मेजर होंगे तब तक वो प्रॉपर्टी के जो संरक्षक होंगे सच एंड सच पर्सन होंगे, और इन केस अगर इसे कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में ये जो प्रॉपर्टी है सच एंड सच पर्सन को या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगी, उसको पास हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जरूरी होता है कि तो मूवीज में भी आपने देखा होगा कि पता लगा उस बच्चे के पीछे ही लग जाते कि भैया अब इसी को निपटा देना है, ये मरेगा तब मिलेगी। कंडीशन उसमें लगा दी है कि अगर वो मेजर होने से पहले मर जाता है तो क्या है, किसी को उसमें चली जाएगी, ट्रस्ट में चली जाएगी। मेजर होने के बाद अगर कुछ उसे हो जाता है तो उस स्थिति में सच पर्सन को या किसी अन्य पर्सन को जाएगी, तब उसकी अननेचुरल डेथ होती है। तो ये जो अननेचुरल डेथ जो है भैया, ये आपकी ये डॉक्ट्राइन ऑफ डेफिशिएंसी यानी कि जो कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी है, इस चीज को बताती है कि कंडीशन जो है इस तरीके की होनी चाहिए जो किसी कार्य को नल एंड वॉइड ना बनाती हो। आगे चले भैया, कंडीशन सब्सिक्वेंट आबिदा। सर ये जो दूसरी वाली कंडीशन है कि जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है अगर नहीं होता है, कंडीशन बेटा दूसरी नहीं है, ये कंडीशन एक ही है। देखो ऐसा है, इसको आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, अगर बारिश होगी मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो मैं अंजलि को 5,000 रुपये दूंगा। यहाँ पे शर्त वो उसी चीज पे डिपेंड है कि हाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होती है तो ट्रांसफर बी को जा रहा है, यानी कि और अनसर्टेन इवेंट नहीं होती है तो ट्रांसफर सी को जा रहा है। अगर बी मेजर होता है तो बी को प्रॉपर्टी जा रही है, और बी अगर मेजर होने से पहले ही मर गया है यानी कि बी मेजर नहीं हुआ है, उस स्थिति में तब प्रॉपर्टी सी को जा रही है। कंडीशन एक ही है, यानी कि जो इवेंट है उसके होने या न होने पर डिपेंड है, हो गई तो इसको जाएगा, ना हुई तो इसको जाएगा। सर ये जो क्लियर है? ना होने वाली कंडीशन है ना, हाँ मैं हाँ उसमें ये पूछ रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो किसको जाएगी ना होने वाले इवेंट में, ये प्री डिसाइडेड होता है।
हाँ लिखा हुआ है अल्टीरियर, तभी तो लिखा हुआ है। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को जाएगी, आपने बोला किसी अन्य पर्सन को जा सकती है। अरे तो भैया इसका वो मतलब रुको भैया, सुनो, आप एक बार ये स्क्रीन पढ़ लीजिएगा ठीक से, जरा मैं पढ़वा देता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन मे बी क्रिएटेड टू एक्रू टू एनी पर्सन विद कंडीशन सुपरएडेड दैट इन केसेस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन। यानी कि किसी अगर कोई अनिश्चित घटना जो होती है तो किसी एक व्यक्ति को जाएगा, एनी पर्सन को, और इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन, और इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन, तब वो किसी अन्य व्यक्ति को जाएगा। तो वो जो अन्य व्यक्ति है वो प्री डिसाइडेड ही तो है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वही में। पूछ रही। हाँ ठीक है। अब ये आ गया भैया कंडीशन सब्सीक्वेंट की आप बात करते हैं। देखो आपने कंडीशन प्रीसीडेंट देख लिया, फिर कंडीशन सब्सीक्वेंट भी देख लीजिएगा। कंडीशन सब्सीक्वेंट ने कह दिया जो पीछे आप बात करके आए थे ना सेक्शन 28 में, an ulterior disposition of the kind contemplated by last preceding section, जो पीछे अल्टीरियर डिस्पोजिशन किसमें 28 में ही देखा आपने, कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड, यानी कि जब तक उसे स्ट्रिक्टली पूरा ना किया जाए तब तक जो है वो अल्टीरियर डिस्पोजिशन नहीं होगा। अब इसको ए ट्रांसफर ₹500 टू बी पेड टू हिम ऑन हिज अटेनिंग द मेजॉरिटी और मैरिंग विद ए proviso that if B dies as minor or marries without C's consent, the ₹500 shall go to D। 28 की जो बात कर रहे थे, marry when only 7 years or age without C's consent, the transfer to D take effect। यानी कि जब आपने 28 वाली जो आप देख रहे थे उसको जो कंडीशन लगाई है उसको स्ट्रिक्टली पूरा करना है। अगर वो 18 वर्ष से पहले मर जाता है तभी डी को जाएगी, या बिना कंसेंट के शादी कर लेता है तब डी को जाएगी, अन्यथा की स्थिति में डी को नहीं जाएगी। वो क्या है, मेजर हो जाता है तब तो सी बी को जानी है। नहीं आई बात समझ में? तो भैया आगे चले। सर दोबारा बता दिए एक बार 29 पढ़ो देखो एक बार आप। An ulterior disposition of a kind contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled। बस अब ये केवल जो 28 में दिया है, ये जो कंडीशन इसमें लगाई गई है भैया, वो कंडीशन जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए तभी वो इफेक्टिव होगा। 29 में तो ये बात बताइए बस। और जो मैं एग्जांपल दे रहा था वही उन चीजों को क्लियर कट मेंशन उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया है कि भैया जब तक आप मेजर नहीं हो जाओगे तब अगर मेजर होने से पहले मरते हैं 17 वर्ष से अगर मेजर हो गए तो ही बी को जाएगी, मेजर अगर नहीं हुए तब किसी अन्य व्यक्ति को जाएगी। ये बात समझ में? जी सर आ गई। प्रिया सर इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जब वो मेजर हो जाएगा तब उसको 500 रुपए मिलेंगे। पक्की बात। तो सर ये फिर कंडीशन सब्सिक्वेंट कैसे हुई? पहले मेजर होना पड़ेगा ना तभी तो मिलेंगे। वही ना, तो ट्रांसफर से पहले हो रही है ना ये तो कंडीशन फुलफिल। सर पहले वो मेजर होगा उसके बाद उसको वो 500 रुपए मिलेंगे, तो ये तो ट्रांसफर से पहले कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। अब भैया तुम तो इसे मुझे रुको ये एक मिनट आप इसे जो ना बी के परव्यू में देख रहे हैं जबकि आपको इसको डी के फेवर में देखना है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति को अल्टीरियर में जा रही है। तो आपने ठीक से पढ़ो इसको। एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द काइंड कंटेम्पलेटेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। डी जो जिसके फेवर में जाना है अल्टीरियरली, तो वो जो कंडीशन जो पहले वाली है वो पहले पूरी होंगी, यानी कि वो अब मेजर होने से पहले मरेगा तभी तो डी को मिलेगी। अभी बी की बात भूल जाओ आप इसमें, यहाँ तो आपको डी के फेवर में देख रहे हो ना आप। हाँ जी सर। नहीं आई बात समझ में अभी? सही मुझे लिखा हुआ तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ तो ये बी के फेवर में तो आपके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट हो सकती है, लेकिन जो सॉरी बी के फेवर में, लेकिन अगर डी की आप बात करते हो तो डी का जो डी का जो हित है वो कब प्रभावी होगा? डी के फेवर में
कि अगर उसने सी की कंसेंट के बिना शादी की या फिर वो मेजॉरिटी से पहले ही मर गया, हाँ तो यहाँ पे कंडीशन भी सर डी सब्सीक्वेंट, को हाँ तो यहाँ यानी पे कि तो यानी कि देखो कंडीशन सब्सीक्वेंट क्या है, उसे अगर शायद में सीधी सी बात है, मैंने आपको देखो प्रिया सब एक तो प्रॉपर्टी आपको दे दी, ये मान लीजिए प्रॉपर्टी आपको तभी रहेगी जब आप जो ना आप मेरी कंसेंट से अपने पिताजी की कंसेंट से शादी करते हैं, और अपने पिताजी की कंसेंट से आप शादी नहीं करते हैं, उस स्थिति में प्रॉपर्टी किसी अन्य को चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड कंडीशन सब्सीक्वेंट। ठीक है सर। ये कहना देखो ट्रांसफर कर चुका है भैया वो, ए ट्रांसफर ₹500 टू बी पेड टू हिम ऑन अटेनिंग हिज मेजॉरिटी और मैरिंग विद ए प्रोविजो, यानी कि उस प्रोविजो के साथ दिए गए कि आप शादी करेंगे कंसेंट से, इफ बी डाइज एज माइनर और मैरिज विदाउट सीज कंसेंट, यानी कि सी की कंसेंट के बिना शादी करते हैं, तब ₹500 शेयर बी गो टू डी। ठीक है सर। हेलो जी हर्षित सर। सर, जरा एक बात मुझे पूछनी थी सर, हिसाब से देखा है तो सेक्शन 21 और सेक्शन 28 में कुछ डिफरेंस वगैरह कुछ हो सकता है सर? अभी भैया टैक्स सेक्शन 21 की आप बात कर रहे हो, 21 क्या है वो कंटीजेंट ट्रांसफर, कॉन्टिजेंट है हाँ तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात करते हो, 28 वो में आप 20। जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ कंटीजेंसी बता रहा है कि जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो है क्या, यहाँ आपको 28 में बता रहा है कि अल्टीरियरली जो डिस्पोजिशन होगा वो किस तरीके से होगा, ये बात समझ में। नहीं सर, वो तो मेरी आ गई, पर इसमें आपने कहा था ना कि आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर बी की अननेचुरल डेथ हो जाती है, वो अननेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, अगर अननेचुरल डेथ हो जाती है तो फिर इस तरीके का कुछ भी। अरे भैया फिर देखो सीधा सा है, आप थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपके पास आपकी प्रॉपर्टी आपके पिताजी को जब मिलेगी जब आपके पिताजी मर जाते हैं, आपको प्रॉपर्टी जल्दी चाहिए, आपने अपने पिताजी को नमस्ते कर दिया, सीधी बात। अब वहां पर ये देखा जाएगा जब आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया कोर्ट में, तो ये पक्की बात है सर प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलनी है। अगर नेचुरल डेथ है, कोई नेचुरल सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस से होती है, तब तो प्रॉपर्टी जनरली आपको जाती है, बिल्कुल एकदम कॉमन मैन की तरह आप सोचिएगा। और अगर अननेचुरल कोई यानी कि क्राइम किसी जो ना ऐसे कार्य को कर करके जिसको समाज मना करता है, लॉ मना करता है, तब उस स्थिति में आप उस चीजों को उन चीजों का लाभ नहीं ले सकते। वही बात वहां पर हम कह रहे थे सेक्शन 29 में कंटीजेंसी की आप बात कर रहे थे कि बी को प्रॉपर्टी दी है कि जब वो मेजर हो जाएगा, और अगर वो मेजर नहीं होता या मर जाता उस स्थिति में सी को जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सी जो बी की नमस्ते कर देगा, बी की डेथ कारित कर देगा, मृत्यु कारित कर देगा तो सी को मिल जाएगी। तो कुछ जो क्योंकि जो वो कंडीशन जो एक्ट है ना वो डेफिशिएंसी, यानी कि जो उस एक्ट में जो किया हुआ जो मृत्यु हुई उसने क्या है आपके द्वारा जो एक्ट किया गया, पिताजी को जो नमस्ते कराया गया है, उसने पूरे उस कंडीशन को पूरे ही ट्रांसफर को नल एंड वॉइड बना दिया है। फिर दैट इज कॉल्ड कंडीशन लिमिटेशन। नहीं है बात समझ में? आगे ठीक है। अब देखो सेक्शन 30 की आप बात देखो भैया, एक चीज क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टोटल प्रिंसिपल भैया आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि किसी को उसे कहीं से विशेष रूप से बनाया गया हो तब यहाँ रखा गया है। जो एक कॉमन मैन की, एक सामान्य व्यक्ति की जो कॉमन सेंस होती है, उसकी सामान्य बुद्धि है, सामान्य सोचने समझने की शक्ति है, उसी पर ये सारे प्रिंसिपल बेस्ड है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। हाँ ये कहा जा सकता है कि भैया कुछ लैंग्वेज इसकी टेक्निकल हो सकती है, अन्यथा की स्थिति है ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है वो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा। इसलिए इसको पढ़ते समय सामान्य व्यक्ति की तरह ही सोचें, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। लॉ के साथ एक चीज आप मान लीजिएगा, और ये भी चीज ध्यान कर लीजिएगा भैया, जब एग्जाम में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अपनी बुद्धि कृपया करके ना लगाएं, क्योंकि जो इलस्ट्रेशन आपको यहाँ दिए हुए हैं उन इलस्ट्रेशन के बेस पर ही उनको एज इट इज आपका आंसर देना है। अगर आप वहां बुद्धि लगा दोगे अपनी तो ये पक्की बात है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 2-4 व्यक्ति ऐसे होंगे जरूर जो अपनी बुद्धि लगाने के बाद क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए होंगे। क्यों प्रिया ऐसा ही है? सर अभी तो मैंने दिया नहीं कोई एग्जाम। नहीं है तो बेटा पूछ रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपने दिया है। जी अभी सर, वो सारे आपकी बात एब्सेंट है सही यहाँ है। से, अभी बच्चे गए थे वेस्ट बंगाल,
एग्जाम देने के लिए, और वो जो क्वेश्चन जिनको सही कर लेते सारे गलत करते हैं अपनी बुद्धि लगा करके। खैर चलो छोड़ो। सेक्शन 30 की हम बात करते हैं, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ये कह रहा है कि अगर क्या है, इफ द अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज नॉट वैलिड। अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या था कि अगर बी मर जाएगा तब सी हो जाएगी, या भी जो सी के फेवर है जो डिस्पोजिशन है, क्योंकि यही अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, तो सी के फेवर में अगर डिस्पोजिशन जो वैलिड नहीं है तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि बी के फेवर वाला भी इनवैलिड हो जाएगा, वो ऐसे के ऐसे विद्यमान रहेगा, सुरक्षित रहेगा। If the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is not affected thereby. उससे वो दुष्प्रभावित नहीं होगा। A transfer a form to B for her life, and if she does not desert her husband to C, B is entitled to farm during her life as if no condition had been inserted. यानी कि A ने एक महिला से कहा कि भैया मैं आपको भैया ये जो प्रॉपर्टी है आपके नाम करता हूँ, अगर आप अपने, अब उसे करती बस ये कि आपको अपने पति को छोड़ना होगा। भैया उसने, महिला ने संपत्ति भी ले ली, पति को भी नहीं छोड़ा। क्यों? कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है, या ये कह दिया कि अगर आपने पति को छोड़ देती है तो आपके पास रहेगी, और नहीं छोड़ती है तो किसी दूसरी महिला को चली जाएगी। उसने, बी ने भैया नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ने के बाद वो ऐसे रहा जैसे कि कोई ऐसी कंडीशन पति को छोड़ने वाली लगाई ही नहीं गई थी। अगर कोई ऐसी कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, आपने देखा होगा सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, इसमें क्या है, जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो वहां कंडीशन क्या है, कंडीशन वॉइड हो जाएगी वो प्रायर। तो अब यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है, इसको ले जाके भाई मत जोड़ देना कि सर वो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्या कॉन्ट्रैक्ट ही वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। यहाँ आपको केवल ये समझना है इसमें कि जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन अगर वैलिड नहीं है तो उसकी वजह से जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे अल्टीरियर डिस्पोजिशन ये था कि महिला अगर पति को छोड़ देगी तो उसके पास रहेगी, नहीं छोड़ेगी तो किसी अन्य व्यक्ति को जाएगी। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी जाने के लिए उस महिला को अपने शादी को बंधन को तोड़ना जरूरी था। ये जो सेकंड डिस्पोजिशन है, इस वजह से ये इनवैलिड है। क्लियर है? अब आप सेक्शन 31 देख लीजिएगा। कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन। खुश बेटा, समझाना इसे पढ़ के। आ गया ये? खुश इधर यूजर पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो तो बोल के पढ़ना भैया। Subject to provision of section 12, on a transfer of property, an interest therein may be created with the conditions superadded that it shall cease to exist in cases specified that uncertain event shall happen, or in cases specified uncertain event shall not happen. भैया मैंने आपको मकान किराए पर दिया और आपने मकान में कोई तोड़फोड़ करी तो वो किराएदारी खत्म हो जाएगी, ऐसे समझ लो आप इसे। क्यों कुछ जी सर। नहीं आया अभी बात समझ में? कोई बात नहीं, रुको अभी देखो। अंजलि बेटा आप समझाओगे? सर जैसे आपने जो एग्जांपल दिया था उसमें ये है कि मैंने एक टेनेंट को अपना घर किराए पे दिया एंड मैंने उसमें एक कंडीशन अटैच कर दी थी कि आप जो वॉल है उसमें आप कोई भी होल नहीं करेंगे, और साथ ही साथ मैं वहाँ नहीं रहती थी, तो अगर आप तो मैं वहाँ पे लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी। एंड मैंने एक और कंडीशन अटैच करी थी कि आप सबलेट भी नहीं करेंगे, कि आप किसी और को किराए पे देके चले गए। एंड अगर आपने इन दोनों में से कोई भी कुछ किया तो वो जो लीज है वो डिटर्मिनेट हो जाएगी। डिटर्मिनेट हो जाएगी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन मे बी क्रिएटेड विद ए कंडीशन सुपरएडेड। देखो यहाँ पे कंडीशन सुपरएडेड के, इट शैल सीज टू एग्जिस्ट इन केस ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट
shall happen, यहाँ पे specified uncertain event की कह दी, और in case of specified uncertain event shall not happen, करते हो या नहीं करते हो? अगर आपने कोई सबलेट कर दिया या सीधे सीधे से क्या कहना है, उसमें कोई तोड़फोड़ या कोई चेंजेस आपने कर दिए, तो आपकी जो किराएदारी है वो समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्लियर कहता है, ए ट्रांसफर ए फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ, ए ने बी को ट्रांसफर किए एक फार्म हाउस कि भैया आप इसको लाइफ टाइम रखेंगे एंजॉयमेंट के लिए, और शर्त ये लगा दी कि भैया आप पेड़ नहीं काटेंगे इसमें से, और अगर काटते हैं तो उस स्थिति में आपका जो ट्रांसफर है खत्म। With a proviso that in case B cuts down a certain woods, the transfer shall cease to have any effect. B cuts down the wood, उन्हें भैया वही पेड़ काटे जिनको मैंने करी, he lost his life interest in the farm। अब दूसरा आप देख लीजिएगा, ए ट्रांसफर ए फार्म टू बी, ए ने ट्रांसफर बी को फार्म किया, मतलब बी को फॉर्म ट्रांसफर किया, इस शर्त के साथ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये 3 साल तक यहीं रहोगे, 3 साल तक देखभाल करोगे और यही देखना आप इंग्लैंड नहीं जाओगे। हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज, अगर आप गए विद इन द टर्म स्पेसिफाइड, हिज इंटरेस्ट इन द फर्म सीज। ये केस आप देख लीजिएगा भैया, अंबिका चरण वर्सेस सासितारा का। It was held that even condition collateral is valid condition। कंडीशन कोलेट्रल यानी कि जो सेक्शन 31 पे आप देखते हैं, ये कंडीशन कोलेट्रल है, उसके संपार्श्विक साथ साथ चलती है। अगर आप देखेंगे जो संपार्श्विक होने वाली ये चीजें कंटिन्यूइंग नेचर की है। In case of Ambika Charan versus Sastara, it was held that even condition collateral is a valid condition under the application of section 31, and in this case one party was required to live at a particular residence, required to live as a particular residence, and so and as long as the condition is fulfilled, the transfer shall continue to have an effect। वहां दूसरा एग्जांपल आप देख रहे थे कि भैया आपको इंग्लैंड नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है 3 साल तक। ये क्या थी, पूरी कंडीशन, कब कंडीशन उसको पूरी करनी थी जो उसके साथ थी, और आप पूरी कर लेते हैं तब ये आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रभावी हो जाएगा। Even where the condition where there is a prescribed penalty, it can be extracted by way of compensation। और अगर भैया आपने ऐसा काम नहीं किया तो उस स्थिति में भैया इसका जो है इतना हर्जाना आपको देना पड़ेगा। पेनल्टी भी कंटेम्पलेटेड कर दी गई है, लेकिन जो कंडीशन लगाई गई है मस्ट नॉट बी इनवैलिड। In order that a condition that an interest shall cease to exist may be valid, it is necessary that even to which it relates be one which could legally constitute the condition of a creation of an interest। पर ये तो अभी आप 25 में आप देख के ही आ रहे हो, सेक्शन 33 आप देख लीजिए, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, नो टाइम being specified for परफॉर्मेंस। आपने जब पीछे देखा आपने 32 में किसी अनसर्टेन इवेंट के होने ना होने की आप बात कर रहे थे, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर टाइम फिक्स नहीं है तब क्या करोगे, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड सब्जेक्ट टू ए कंडीशन दैट द पर्सन टेकिंग इट शैल परफॉर्म ए सर्टेन एक्ट। क्लियर है जी? यानी कि ए ने बी को कहा कि भैया ठीक है मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दूंगा अगर आप सी से शादी करेंगे, यानी कि सी से कभी हमको एक जो सर्टेन एक्ट है वो परफॉर्म करना, बट लेकिन कब तक करेंगे ये कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया, बट नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, द कंडीशन इज ब्रोकन। कंडीशन मान ली जाएगी कि कंडीशन तोड़ दी गई है जब वो व्यक्ति जिसके फेवर में ट्रांसफर, जिसको कहा गया कि आप सी से शादी करेंगे, इसे क्या है इम्पॉसिबल बना देता है, रेंडर्स इम्पॉसिबल। कैसे? उनने सी से ना करके भैया उसने शादी कर ली डी से, इसने बी से, बी ने, अब दूसरी शादी तो होगी नहीं क्योंकि बाइगेमी वाली बात आ जाएगी। तो ये क्या कहता है, परमानेंटली और फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। उसने भैया जो अब उस एक्ट को परफॉर्म कर ही नहीं सकता, उस स्थिति में क्या माना जाएगा, जो कंडीशन लगाई गई थी उस कंडीशन का ब्रीच हो चुका है, दैट्स व्हाई द ट्रांसफर शैल नॉट टेक इफेक्ट। नया बात समझ में भैया? खुश? आगे सर आ गई, बिल्कुल ठीक बात है। हर्षित सर? जी सर आ गई। आ गई जी सर। तो ये किस कोई ऐसा है जिसको ना आई हो? अब यहाँ आ जाओ सेक्शन 34। अरे सर सेक्शन 34 भी कराओगे अभी? क्यों क्या, थोड़ा छोटा सा ही तो है। अरे गुरुजी घर जाके पढ़ना भी पड़ा है।
ये बिना पढ़े तो काम चले नहीं। एक सेकंड ना रुक जाओ, वो तो है ही। 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ भैया। किस किस की ऐसी मंशा है कि इसे कल कराया जाए? कुछ कह रहे हैं कि कुछ की ऐसी मंशा है कि इसे कल कराया जाए, बाकी किस किस की मंशा है? आप इधर कह रही है सारे सेक्शन एक जैसे लग रहे हैं। जो भी आपका कहना है कि कल कराया जाए। यस सर। शाबाश, कोई बात नहीं, देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका तो आपको देखो एज इट इज आपको बेरक में मिलेगा। रुकिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसे पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से। देखो प्रिया, 1 मिनट बेटा, इसे निपटाई देते, छोटा सा है ये, लास्ट ही तो बचा है, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। मेजोरिटी ये कह रही है इसे करा दिया जाए, केवल 3 लोग कह रहे हैं इसे ना कराया जाए। 3 में एक ही हमारे हर्षित सर हैं और एक ही कुश है। कुश के साथ लव की पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। कुश, लव बैठा हुआ है, सो रहा है? मैं बैठा हूँ सर। बैठा है, शाबाश। तो भैया लव का कहना है कि पढ़ा दो, कुछ कह रहा है कि मत पढ़ाओ। प्रिया, बेटा पढ़ना इसको। Condition 34. Transfer conditional on performance of act, time being specified. Where an act is to be performed by a person either as a condition to be fulfilled before an interest created on a transfer of property is enjoyed by him, or as a condition on the non fulfillment of which the interest is to pass from him to another person, and a time is specified for the performance of the act. If such performance within the specified time is prevented by the fraud of a person who would be directly benefited by non fulfillment of the condition, such further time shall as against him be allowed for performing the act, as shall be requisite to make up for the delay caused by such fraud. अब But यहीं तक समझा दो if पहले no बेटा time इसे। is रुक जा रुक specified, जा, पहले यहीं तक समझा दो। अगर समय निश्चित किया हुआ है कि आपको जो ना 3 वर्ष के भीतर ही एक पर्टिकुलर काम करना है, तो आपको मिलेगी, अन्यथा दूसरे को चली जाएगी। अब केवल यहीं तक समझाना है आपको। हाँ सर, तो जहाँ पे टाइम स्पेसिफाई हो गया है ना कि उन 3 साल के अंदर ही ये एक्ट आपको करना है, तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज दूसरे को मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल से उस बताना है। टाइम के उस स्पेसिफाइड आवाज ठीक है ब्रेक सर। कर, हाँ सर मैंने आपको प्रॉपर्टी तब हेलो हाँ हाँ, सुन रहा हूँ बेटे। सर, आपने मुझे एक प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करनी है अगर मैं कोई कंडीशन 3 साल के अंदर फुलफिल कर देती हूँ जिसपे वो ट्रांसफर डिपेंड है। लेकिन जो वो 3 साल मुझे मिले हैं उसमें आप कोई अड़चन लगा रहे हैं कि ताकि मैं वो कंडीशन फुलफिल ना कर पाऊँ, अब देखो इसको या तो ऐसे आपके देख किसी लीजिएगा। फ्रॉड की देखो वजह से। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि ए ने बी को कहा कि भैया आप अगर सी से 1 हफ्ते में शादी कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ए ने बी को कहा कि मैं 50,000 रुपए आपको दूंगा अगर आप सी से शादी कर लेते हैं, और अगर आप सी से शादी नहीं करते हैं तो मैं डी को दूंगा 1 हफ्ते का टाइम। डी भाई साहब कलाकार, वो सी को किडनैप करके ले गए। अब वो बेचारा कहाँ से करेगा? खैर वो ढूंढ बची, पुलिस में एफआईआर वगैरह भी हुई, फिर वो उनको लाया गया। जिस दिन वो लाई गई उस दिन से उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाएगा कि भैया आप कर लो। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, दोबारा उसे टाइम दे दिया जाएगा। सच फर्दर टाइम शैल एज अगेंस्ट हिम बी अलाउड फॉर परफॉर्मिंग दैट शैल बी रिक्विजाइट टू मेक अप फॉर डिले कॉज्ड बाय सच फ्रॉड। अब ये कह रहा है कि अगर कोई टाइम कंटेम्पलेटेड नहीं है, बट इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, देन इफ इट इज परफॉर्म्ड बाय इट्स
fraud or of a person interested in non-fulfillment of the condition rendered impossible or indefinitely postpone the condition shall against him be deemed to be have been fulfilled. इसको देखो अंजलि समझाएगी। एक अंजलि सेकंड सर, आप फिर से रिपीट कर देंगे? बेटा पढ़ा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ना कि बट हाँ इसको आपको बताना है। देखो पहले वाला तो क्लियर हो गया ना आपको जी सभी सर। को, शाबाश। अब ये दूसरी क्या है कि पहले में कहा कि कोई टाइम कंटेम्पलेटेड है, एक पर्टिकुलर टाइम में उसको पूरा होना है, अगर पूरा जी नहीं होता है तो किसी अन्य व्यक्ति को जाता है, और जिस व्यक्ति को वो जा रहा है वो इंटरेस्टेड है, उस व्यक्ति के द्वारा ही उसको पूरा करने में कोई अड़चन लगाई गई है, तो उसके जी बाद जब अड़चन खत्म हो जाएगी तो दोबारा उतना टाइम दे करके उसे पूरा करा लिया जाएगा। जी लेकिन अगर टाइम कंटेम्पलेटेड नहीं है, जो आपका इसका दूसरा पैरा कहता है, वो आपको एक बार पढ़ के बेटा बताना है। जी, एक सेकंड सर। अच्छा सर, इसमें ये है कि अगर कोई भी टाइम हमने स्पेसिफाई नहीं किया है जो कंडीशन फुलफिल करनी है, एंड जैसे मैं 500 रुपये बी को ट्रांसफर करूंगी, अगर जो कंडीशन स्पेसिफाइड है, जैसे कि अगर शिप वापस आ गई तो और मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है कि कितने साल में शिप वापस आएगी, और अगर शिप वापस नहीं आई तो वो 500 रुपये मैं सी को ट्रांसफर कर दूंगी। तो अब जो सी है उसने फोन करके जहां से शिप आनी थी वहां उसने बोल दिया कि शिप ना भेजी जाए, तो यहाँ पे वो फ्रॉड कर रहा है, यहाँ पे वो कोई एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है ताकि उसके फेवर में ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो जो बी की फेवर में जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड होगा। बिल्कुल सही बात, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि जो बी है, अगर भैया जो डी है, डी ने सी की भैया गर्दन ही काट दी तो कहाँ से शादी करेगा, क्योंकि जाना तो उसको ही था और टाइम फिक्स नहीं था कि भैया अब ना करेगा 2 हफ्ते बाद कर लेगा, तो जब भी मिलेगी उसने भैया उसकी नमस्ते कर दी, तो क्या हुआ, तो उस स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि जो बी के द्वारा जो है वो कंडीशन पूरी कर ली गई है, फुलफिल्ड कर ली गई है, इसलिए उसके फेवर में ट्रांसफर एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा एक बार, देखो इसको पढ़ेंगे हमारे कुश, पढ़ दे भैया। M agrees to transfer land X to N on the condition that he shall go to England in a span of 2 months. If N goes to England within the prescribed time period, then the transfer shall go through and N shall get the property. But if he fails to do so inside the 2 months specified by M, the transfer shall cease to have effect. But it has been seen that what caused the delay of the condition to be fulfilled. If the performance of the specified condition that may be either subsequent or precedent is prevented by a person who is interested in its non-fulfillment, the delay is condoned and the condition is discharged. X transfers property to Y with a condition that if he does not go to US within 2 years, the property will pass on to Z. Later on, if Z, by playing a fraud, prevents Y from performing the condition, the delay in such performance is excused. क्लियर हो गया जी सर। भैया? तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो, और